शहर का में अगर बहुत बड़े-बड़े पेड़ है, पुराने पेड़ है, 100 साल पुराने पेड़ हैं, 80 साल पुराने पेड़ हैं, उसको अगर आपने काटा, वो उसका अब 1000, 2000, 50,000 भी छोटे-छोटे कहीं और लगा दीजिए, वो कंपनसेट नहीं होगा। कुछ अच्छे जंगल हैं, अच्छे ग्रासलैंड्स हैं, अच्छे वेटलैंड्स हैं, वो उसका मतलब 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर भी लॉस, तो मतलब परमानेंट लॉस हुआ देश के लिए। हमारे नेशनल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए ये लॉस है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मिस्टर जगदीश कृष्ण स्वामी सर डीन स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी हैं IISS बैंगलोर से। शहरों का नदियों से पानी लेना बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है और बचना चाहिए। हम इंदौर एक बहुत बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश के लिए, जो नर्मदा से पानी लेता है, और पिछले अगर 6 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो 2 बड़ी त्रासदियां हुई हैं। पहला नर्मदा पाइपलाइन का फूटना और उससे जो सीवेज का पानी उसमें कंटामिनेट हुआ और उसमें बड़ी संख्या में मौत हुई, और दूसरा जो अभी चल रहा है कि नर्मदा पाइपलाइन होते हुए भी सीवियर वाटर क्राइसिस से इंदौर गुजर रहा है, और ये मेरे ख्याल में लगातार तीसरा साल है जब मैं ही सुन रहा हूँ। आपको क्यों लगता है सर कि ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, और अगर ये सस्टेनेबल नहीं तो इसके बाद या इसके अलावा और क्या करना होगा शहरों को? अब जो शहर जो दूर नदियों से या इंटरबेसन ट्रांसफर से अपना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो पानी का जो वो उनका जो डिमांड है, उससे जो नदी जो नीचे बहती है और वहाँ पे इकोसिस्टम है उसका, और पूरा फिर मतलब एस्ट्यूरी डेल्टा तक जो नदी का बहना होता है, सेडिमेंट और ये सब लेके, उस पे आप रोक लगा रहे हैं, क्योंकि वो फ्री फ्लोइंग रिवर नहीं रहता है। दूसरा, जो आप इतना अच्छा पानी क्वालिटी लेते हैं दूर के नदियों से, फिर उसको हम क्या करते हैं शहरों में, हम उसको प्रदूषित करते हैं और फिर हम वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ये जो प्रदूषित पानी है उसका हम ट्रीटमेंट करें और उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगें शहर में, जितना हद तक हो सकता है, और सिर्फ पीने का जो पानी का जो डिमांड है, जो हम मतलब भूजल या जो शहर के आसपास जो स्रोत है पानी के, उसको मतलब रिस्टोर करके, कंजर्व करके, उसके अलावा अगर डिमांड फिर भी रहता है, जो उसके लिए हम जो लोकल पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप दूसरे जगहों से पानी लेना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ 20-30 सालों में तो हम 50% आबादी शहरों में रहने लगेगी, तो फिर बाकी जो नदियां हैं, जो दूर दूर की नदियां हैं, उनका क्या हालत होगा अगर सारा डिमांड हम जो शहरों का डिमांड है सिर्फ दूर दराज नदियों से लेते रहेंगे, क्योंकि उनका भी जो रोल है, इकोलॉजिकल फंक्शन है, नीचे फिशरीज हैं, और वो जो नदी जहाँ पे जाके समुद्र में मिलती है, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, वो सब उसका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों में, उसको अगर बढ़ावा देना है तो हमें मतलब हाई क्वालिटी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूर दराज इलाकों से लाते हैं। जो हमारा जो रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर है शहर में, उसी को ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हाई क्वालिटी पानी हमें या मतलब ज़मीन से निकाल रहे हैं, भूजल या नदियों से ले रहे हैं, वो सिर्फ पीने के पानी का जो डिमांड है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपने सर अपने एड्रेस में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का भी इस्तेमाल किया था। बहुत सारी जो अभी आपको सुन रहे होंगे शायद उनके लिए ये बहुत नया शब्द हो, तो प्लीज इसके बारे में पहले तो बताइए इसका मतलब, और दूसरा कि शहरों को क्यों इसकी जरूरत है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका गार्डन्स आ गया, ये अर्बन फॉरेस्ट आ गया, ये रोड साइड प्लांटेशंस आ गए, बाकी ये सब आ जाता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ जैसे पॉन्ड्स और लेक्स जैसे भोपाल में है, बेंगलुरु में है, ये जो मैन मेड, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बहुत सालों पुराने भी हैं, तो पहले वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता था, अभी और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि शहरों में मतलब वो खेती तो कम हो गया ना। लेकिन हमने क्या किया है, जब शहर बन रहा है तो हमने जो अलाइनमेंट है रोड का, या तो खोद के हमने पूरे मतलब छोटे छोटे पहाड़ भी ख़त्म कर दिए हैं, और केबल्स लगाने के लिए हम लोग काफ़ी गड्ढा खोदते हैं, पाइपलाइन। तो इसके वजह से हमने जो
और जो जैसे दो वाटर बॉडीज़ के बीच में जो कनेक्शन होता था अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, वो भी हमने काट दिया है। तो इसीलिए हमें जब फिर से अगर हमें ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में कायम रखना है या उसको बढ़ावा देना है, तो हमें ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन, कैनाल्स, ये सब वाटर टैंक, स्टोरेजेस, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए अलॉन्ग विद, मतलब ग्रीन और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ के प्लानिंग करना चाहिए। आपको क्या लगता है, खासतौर पे गवर्नमेंट कैंपसेस की मैं पहले बात करूं, तो गवर्नमेंट कैंपसेस को किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए? ये जो कैंपसेस हैं, अब जो कैंपस मतलब सिटी के मतलब शहर के कोई रिजर्व फॉरेस्ट बाहर है उसके बगल में है, तो वहाँ पे टाइगर लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेना होगा, कैमरा ट्रैप लगाइए, स्टाफ को और रेजिडेंट्स को थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए टू अवॉइड एनी अनवांटेड एनकाउंटर एक्सेट्रा। लेकिन बाकी जो शहर के बीच में जो गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, कैंपसेस हैं, उसमें तो आप बाकी जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत बड़े जानवर के लिए नहीं, लेकिन छोटे जानवरों के लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक्वेटिक जो वाटर बॉडीज हैं उसमें भी नेटिव फिश और टर्टल्स और इस टाइप के मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स और वाटर प्लांट्स जो नेटिव हैं, ये सब को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर भोपाल की बात करूं सर, तो जब हम ये बात कर रहे हैं उसके एक हफ्ते पहले ही एनजीटी का एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें भोपाल बाईपास को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वहाँ पे बड़ी संख्या में पेड़ कट रहे हैं। सिमिलरली हम पन्ना में जाते हैं तो पहले वहाँ 50,000 पेड़ कटे थे और अब 54,000 पेड़ फिर से कटने हैं क्योंकि एक एरर हो गया है। आपको क्या लगता है सर, क्या मिसिंग हो रहा है गवर्नमेंट के फ्रंट पे कि इस तरीके की चीजें बार बार रिपीट होती दिखती हैं? एक तो ये है कि हम जो पर्यावरण के जो प्राकृतिक संपदा है, इसको हम वैल्यू नहीं दे रहे, और ये लॉन्ग टर्म एसेट है। जितना ये क्लाइमेट चेंज और ये बाकी प्रदूषण और ये सब का पानी का जो समस्या है, इसके लिए हमें ये नेचुरल इकोसिस्टम को, जो बचे कुचे हैं, बहुत कट चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन तो बचे कुचे अच्छे जंगल हैं, अच्छे ग्रासलैंड्स हैं, अच्छे वेटलैंड्स हैं, वो उसका मतलब 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर भी लॉस, तो मतलब परमानेंट लॉस हुआ देश के लिए, हमारे नेशनल इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए ये लॉस है, और इसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता है। आप जो जैसे शहर का में अगर बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पुराने पेड़ है, 100 साल पुराने पेड़ हैं, 80 साल पुराने पेड़ हैं, उसको अगर आपने काटा, वो उसका अब 1000, 2000, 50,000 भी छोटे छोटे कहीं और लगा दीजिए, वो कॉम्पनसेट नहीं होगा, क्योंकि 100 साल लगते हैं ऐसे बड़े बड़े पेड़ उगने में। और उसका जो कार्बन स्टॉक है, सेक्वेस्ट्रेशन है, उसका जो बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट है, वो उसको कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं? और शेड जो देता है, और जो शहर में जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए थोड़ा बहुत वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो ये सब का अगर आप वैल्यू करेंगे तो आपको अपना डेवलपमेंट को थोड़ा रीडिज़ाइन करना चाहिए। क्या गवर्नमेंट की ऐसा कोई प्लान है या फिर अभी तक ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है कि सारे कैंपसेस जो केवल एनवायरनमेंट पे भले ही ऐसे ना काम करते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े कैंपसेस हैं, एजुकेशनल कैंपसेस हैं, उनका बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण के लिहाज से क्या वैल्यू है, इस पर स्टडी करवाया जाए? इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया गया है? अगर नहीं लिया गया है तो क्या वो लिया जाना चाहिए? हमारे पास एक नया कॉन्जर्वेशन का इंस्ट्रूमेंट है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कॉन्जर्वेशन मेजर। ये ऐसे इलाकों के लिए जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, सेंचुरी नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है, मतलब कोई और इस्तेमाल हो रहा है वो ज़मीन का, लेकिन को बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी को भी है। तो ऐसा जो एरियाज है, इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है, आप एजुकेशनल कैंपस में अगर आप ठीक से मेंटेन करो और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करो तो वहाँ पे हो सकता है, तो इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड अंडर सम फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, वो बढ़ सकता है, क्योंकि शहरों में कैंपसेस अगर आप सस्टेनेबल कैंपस बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, आप आसपास के एरिया को थोड़ा कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं, आप जो प्रदूषित हवा है वहाँ पे वो थोड़ा डस्ट और वगैरह को भी ट्रैप हो सकता है, और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट कर सकते हैं, और जो कुछ मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आपको फ़ायदा हो सकता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए जा सकते हैं। तो ये इस टाइप का सस्टेनेबल कैंपसेस का प्रमोशन और अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स मेरे ख्याल से अभी सरकार के विजन में है,
क्योंकि कुछ एक लिस्ट बनाई जा रही है। जैसे अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वो इंडिया का फर्स्ट OECM बोल रहे हैं। पे और भी एरियाज है, बेंगलुरु के पास में भी एक ये तमिलनाडु में होसूर में TVS फैक्ट्री, वहाँ पे भी एक अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जोन। उनका जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है फैक्ट्री के पीछे है उनके। तो ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो शहरीकरण के बीच में अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कायम रखना है तो ये एरियाज़ को हमें ऐसा जो आइडियाज़ है प्रमोट करना पड़ेगा।